तो बच्चों कैसे हैं आप? एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल फ्री क्लासेस में। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चों, वो करेंगे अपना कंप्यूटर फंडामेंटल लेक्चर 6। 5 लेक्चर्स अभी तक आप देख चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा हर एक लेक्चर के अंदर। आज हम लोग जो कंप्यूटर फंडामेंटल में लेक्चर 6 कवर करने वाले हैं, उसके अंतर्गत हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे बेटा, वो आपका जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। ये बात हमको पता है पहले से कि हमारे टोटल साइज के हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा आपका माइक्रो कंप्यूटर। पहला आपका कौन सा है बेटा? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा है आपका मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। फिर है बेटा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। तो वो है हमारा कौन सा बेटा? माइक्रो कंप्यूटर। मैं पूरा डेफिनेशन वाइज अच्छे से लिखूंगा ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए और कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर है वो एक जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, चलिए। तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या है आपका, एक मिनट रुकिएगा जरा। तो जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है बेटा, वो मेरे साथ आप लिखिए, चलिए। इन द ईयर 1971 इंटेल कॉर्पोरेशन देखिए, मैं आपको पूरा का पूरा लिख के इसलिए नोट्स दे रहा हूं ताकि आपके पास में बढ़िया तरीके से प्रॉपर नोट्स बनते रहे, वरना मैं समझा तो सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर ऐसा ही सकता हूं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इन द ईयर 1971 द इंटेल कॉर्पोरेशन इन्वेंटेड माइक्रो प्रोसेसर। इन्वेंटेड माइक्रो प्रोसेसर चिप। फर्स्ट टाइम माइक्रो प्रोसेसर चिप, फर्स्ट टाइम। ठीक है, किन्होंने किया था? ईडी रॉबर्ट। ईडी रॉबर्ट developed ed Robert developed the first micro ed Robert developed the first microcomputer। ठीक है बेटा,
the first microcomputer. All those computer who use the microprocessor, who use the microprocessor as the main components are called microcomputers. ठीक है बेटा। तो क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि जो आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं, तो 1971 में इन 1971 इंटेल कारपोरेशन ने माइक्रो प्रोसेसर्स का इन्वेंट किया। आपको पता है 4th जनरेशन, जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 1971 से 1979 वाली, कि यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर ही आए थे, जो MSI, SSI और लास्ट में जो VLSI है। और ये जो किया था वो ED रॉबर्ट ने डेवलप किया था फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। और जितने भी माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रोसेसर जहां पर इस्तेमाल होते हैं, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। तो और इन जनरल हम लोग जो अपने घर पे और जहां पर भी हम अपना ये यूज कर रहे हैं, अपना इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा बेटा क्या है, वो हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। वो हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। तो वो सब हमारे क्या हो गए, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ठीक, फिर हमारा दूसरा क्या आते हैं, अभी हम लोग जो चल रहे, मैंने बता चुका हूं मैं आपको कि वो हम लोग अभी माइक्रो कंप्यूटर जनरल में यूज करते हैं। फिर हमारे पास में बेटा आता है आपका मिनी कंप्यूटर। देखो क्या कहा जा रहा है, कह रहा है मिनी कंप्यूटर is also known as, मेरे साथ लिखते हुए चलिए, नोट्स प्रॉपर बनेंगे आपके। ऑल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर। Mini computers are more powerful. Mini computers are more powerful एक क्या होता है, more powerful as compared to माइक्रो कंप्यूटर। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि आपके जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, वो आपके देखा जाए ये हमारे मिड रेंज कंप्यूटर हैं, यानी कॉस्टली। मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, और ये मोर पावरफुल होते हैं किसके मुकाबले में, माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले में। मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका एक मान लीजिए ये हमारा माइक्रो है, दिस वन इज माइक्रो और दिस वन इज मेन। तो देखिए दोनों देखने में तो सेम ही है, तो वो देखने में तो सेम रहेंगे, मगर ये क्या होता है, ये हमेशा स्टैंड अलोन काम करता है। ऐसे का मतलब स्टैंड अलोन, जबकि ये हमेशा एज अ सर्वर काम करेगा। तो सर्वर का मतलब आप समझ गए कि जो कनेक्टिविटी बढ़ाने का जो पर्पस होता है,
एक से ज्यादा जो आपकी कनेक्टिविटी बनती है या पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो वो सभी के सभी आपके क्या है, वो आपके सर्वर की तरह जो है वो आपका काम करता है। कौन आपका काम करेगा अगर सर्वर? वो होगा आपका मिनी कंप्यूटर। तो माइक्रो आपका क्या हो गया? माइक्रो हो गया आपका जो नॉर्मल होते हैं, और अगर यही नॉर्मल कंप्यूटर हमारा एक सर्वर के तौर पे हम लोग अपडेट करते हैं उसको, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? मिनी कंप्यूटर। ठीक है ना? और हर चीज में आपके जो मिनी कंप्यूटर होंगे, हर चीज में आपके जो मिनी कंप्यूटर होंगे बेटा, ये माइक्रो कंप्यूटर से तेज होंगे हर चीज में। मतलब तेज होने का मतलब क्या है? तेज होने का मतलब है कि आपकी पावर इनकी मिनी की ज्यादा होगी, माइक्रो से कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि सर्वर है ना, तो सर्वर हमेशा एक सर्वर की तरह काम करेगा। सर्वर जिनमें बहुत सारे पीसीज हम हैंडल करते हैं, वो हमारे क्या है? वो हमारे सर्वर हैं, तो वो हमेशा उससे क्या रहेंगे? वो उससे ज्यादा ही रहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर अगला हमारा आता है बेटा मेन फ्रेम। अगला है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हमारा मेन फ्रेम क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? देखिए चलिए, द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ mainframe computer of mainframe computer the processing capacity of mainframe computer is more than mini computer, is more than mini computer. Their processing capacity, their processing capacity, their processing capacity देख पा के जरा, ठीक है। The processing capacity is high as compared to high as compared to मिनी कंप्यूटर। ठीक है, आगे लिख लीजिए। It is used as a server network widely। ठीक है, मतलब आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एक आपका जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये आपका जो इसकी प्रोसेसिंग होगी वो आपकी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से ज्यादा है। और ये मैंने शायद 2 बार लिख दिया क्या?
हाँ, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप 1 बार लिख लीजिए। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये हमें इनके 2 बार लिख दिया है, ये 1 बार हटा दीजिए फिर। ठीक है, ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो आपकी जो प्रोसेसिंग है वो मेन फ्रेम की मिनी से ज्यादा है, यानी मिनी एक सर्वर के तौर पे जो आपके नॉर्मल पीसीज होते हैं वहां पर एक सर्वर के तौर पे सीधे सीधे इंटरेक्ट होते हैं, काम करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो मिनी है वो मिनी के ऊपर का भी जो आपका जो सर्वर होगा बड़े पैमाने पे, तो वो आपका जो होते हैं वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो वेदर फोरकास्ट, हालांकि अब तो वेदर बहुत हाईली जो वेदर फोरकास्ट लाइक जो नासा वासा के पास है वो तो अब सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में है, बट इन जनरल जो वेदर फोरकास्ट है आपका जो हमारे पास वैज्ञानिकों के पास में है वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब अगर इसको मैं समझाना चाहूँ एज अ फंक्शनिंग कि मतलब सबसे कमजोर फंक्शनिंग किसकी है, फिर उसके ऊपर अच्छी किसकी है, फिर उसके ऊपर अच्छी किसकी, फिर उसके ऊपर अच्छी किसकी है, तो बेटा जो सबसे कमजोर फंक्शनिंग होती है वो है हमारी माइक्रो, ये आपके मुकाबले में। उससे जो बड़ी है वो है हमारी मिनी की, मिनी से जो बड़ी है हमारी वो है आपकी मेन फ्रेम की, और बेटा जो सबसे बड़ी है हमारी वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे बड़ा है, मतलब इन सब के मुकाबले में सबसे तेज काम करता है, और सुपर कंप्यूटर ही है हमारा जो हमारा नासा वगैरह में जो हमारी स्पेस रिसर्च होती है, नासा और इसरो वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा मेन फ्रेम। आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है वो प्रोसेसिंग आपके मिनी से ज्यादा है, तो मतलब माइक्रो से भी ज्यादा है। अब हमारा चौथा है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सुपर इट वर्क्स इट वर्क्स इट वर्क्स ऐसे लिखने, क्या कैसे लिखा जाए इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट यूजेस एस यार ये कुछ ऐसे मजा नहीं आ रहा है, इसको कुछ और अच्छा सा लिखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा वो करते हैं, ऊपर करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बेटा सुपर कंप्यूटर पर। ठीक है ना, तो हमारा जो बेटा सुपर कंप्यूटर है, दी वर्किंग कैपेसिटी इज too much high comparison to mainframe computer, comparison to mainframe computer। super computer, it use it used in space program for very complex calculations। क्या कहा जा रहा है कि आपका जो सुपर कंप्यूटर है इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है
आपके जो सुपर कंप्यूटर है इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है बेटा वो आपकी बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू मेन फ्रेम जो इसके पीछे वाली श्रेणी कंप्यूटर है, और इनका मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए जो है वो हमारा स्पेस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। इन नासा और इसरो वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो बेटा ये हो गया आपका क्या बोलते हैं आपका एक लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए साइज ऑफ कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू साइज हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग बात करते हैं आपका, एक मिनट रुकिएगा जरा, अकॉर्डिंग टू स्टोरेज एंड वर्क, बेसिकली अकॉर्डिंग टू वर्क है। तो ये है आपका पहला एनालॉग कंप्यूटर। देखिए एनालॉग कंप्यूटर आर दोस कंप्यूटर जो हमारे एक एनालॉग फॉर्म में आपको आउटपुट देते हैं, मतलब उनका जो कोडिंग होता है वो एनकोडिंग डिकोडिंग वो इस्तेमाल करते हैं और एक एनालॉग की फॉर्म में जो है वो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा हार्ट बीट्स चलती रहती हैं जब आप हॉस्पिटल में जाइए तो वो कुछ इस तरह से आपका यूं 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 चलती रहती है। तो वो जो डेटा आता है हमारा वो बार के केस में आता है, एनालॉग के फॉर्मेट में आपके सामने आता है। तो दीज कंप्यूटर्स आर नोन एज एनालॉग, मतलब जो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे इन एनालॉग फॉर्मेट एज अ आउटपुट, तो वो हमारे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बेटा वो होते हैं जो हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होंगे जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इन जनरल आप कुछ भी लिखो करो जो अभी हम लोग कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे बेटा कौन से होंगे, वो होंगे हमारे डिजिटल कंप्यूटर। और हमारा जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिजिटल हो गया, डिजिटल समझ में आएगा। और हमारे बेटा क्या होते हैं, हाइब्रिड। तो हमारे बच्चों जो ये हाइब्रिड हैं दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, मतलब वो कंप्यूटर जो हमारे एनालॉग और डिजिटल यानी कि एनालॉग का भी काम करें और डिजिटल का भी काम करें, तो दे आर नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। ये बिल्कुल सिंपल और सरल सी डेफिनेशन होती है जो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका भी नोट्स दे दूं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टाइम बहुत चला जाता है बट फिर भी मैंने जो जरूरी थे वो मैंने लिखे हैं आपके सामने पूरे के पूरे, जिससे आपको बोलने के अलावा आपको लिखने में भी समझ में आए। तो बेटा फिर आज के लिए इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं ऐसे बहुत से बढ़िया बहुत से इंटरेस्टिंग लेक्चर में। अभी हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल थोड़ा सा बड़ा मैं लेके चलूंगा ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर पाऊँ हर एक चीज को। प्लस अगर आप बुक वाइज देखेंगे तो इस पूरे चैप्टर में आपके बुक के केवल कंप्यूटर फंडामेंटल में आपके बुक के मान के चलो कि लगभग 3 से 4 चैप्टर, क्योंकि मेरे ख्याल से बुक में इनपुट और आउटपुट भी अलग दिया है, मेमोरी भी अलग दिया हुआ है, जबकि हम लोग यहाँ पर वो पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन करते हुए कंप्यूटर फंडामेंटल के ही अंदर जो है वो चलेंगे। तो उससे क्या रहेगा आपको कि एक कंप्लीट टॉपिक होगा। प्लस ये कंपटीशन के समय में भी बहुत इस्तेमाल होता है। अगर आप कॉम्पिटिशन दे रहे हैं तो आपको पता है कि 30 नंबर का कंप्यूटर उसमें आता है, तो उन सब चीजों के लिए भी यही वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल के ये पढ़ने चाहिए। अब लास्ट में बेटा इतना ही है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको अच्छे से दिमाग में चढ़ रहा है और मेहनत आप कर रहे हैं, साथ में हम लोग भी कर रहे हैं, तो अगर आप नए हैं और आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है क्योंकि फ्री है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्लस सारे लेक्चर्स के लिए हमारे जो दूसरे टीचर्स हमारे साथ क्लासेस लेते हैं उनके साथ के भी उनको भी लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, सीक्वेंस से देखिए। मैं एडवाइस यही करूंगा जिससे आपको बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। तो बेटा फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत से बढ़िया बहुत से इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।